हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पैराडाइज ट्यूटोरियल के चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं लेक्चर में वो है सबसे पहला पॉइंट, वो है न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बच्चों, पिछला लेक्चर जरूर देख के आए आप लोग पैराडाइज ट्यूटोरियल के चैनल पे, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। और बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। तो हमारे पास 3 न्यूमेरिकल सबसे पहले हैं, उन न्यूमेरिकल्स पे हम फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जहां वो रखे हुए हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग है रिस्पेक्टिवली। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर। किसके थ्रू? स्फीयर के थ्रू, जिसका रेडियस कितना है 3a। तो बच्चों देखिए, एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस कितना है 3a, उसमें दो कोऑर्डिनेट ले लिया a, 0 है ना, और एक 4a, 0। a, 0 पे क्या चार्ज रखा हुआ है -2q और दूसरे पे +q। अब आप लोगों को इसका फ्लक्स पता करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, फ्लक्स पता करना है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है? जो बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर क्या चार्ज आप लोगों को दिख रहा है? बॉडी के अंदर जो चार्ज देखो अगर ध्यान से आप, तो ये वाला है -2q, क्योंकि दिस चार्ज इज आउटसाइड द बॉडी एंड व्हाटएवर द चार्ज दैट इज आउटसाइड द बॉडी, उस पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स? सिंपल, -2q अपॉन एप्सिलॉन। सिंपल। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, फ्लक्स कभी भी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी बात ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अभी पहले कुछ आसान क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इसके बाद थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्ज क्यू है जो प्लेस किया गया कितने डिस्टेंस पे? a/2, और वो भी किससे? एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर से। एक स्क्वायर लिया और उससे a/2 डिस्टेंस ऊपर चले गए, जिसकी एज कितनी है? a है। तो बताइए उस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? तो पहली बात तो स्क्वायर एक ओपन बॉडी है, लेकिन याद रखिए सिंगल, अगर किसी ओपन बॉडी पे फ्लक्स निकाले तो कभी भी फ्लक्स नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर वो ओपन बॉडी किसी क्लोज बॉडी से रिलेट करती हो, जैसे कि एक स्क्वायर एक क्यूब से रिलेट करता है, एक स्क्वायर क्यूब का देखा जाए तो 1/6 पार्ट होता है। तो 1/6 पार्ट होता है, जैसे आप देखें एक क्यूब बना लें, आप अगर एक क्यूब बना लें, अब आप क्यूब बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, एक क्यूब के अगर ये वाले हिस्से को देखें तो ये ए साइड है और a/2 डिस्टेंस पे यहां से, है ना, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स देखा जाए, पूरे क्यूब के लिए, तो होगा फ्लक्स फॉर टोटल क्यूब के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट वी हैव टू फाइंड आउट विद वन ऑफ द फेस, यानी इसके स्क्वायर पे निकालना है, तो वन ऑफ द फेस हैज पार्टिसिपेशन। अगर फ्लक्स के लिए देखा जाए क्यूब के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 1/6 है। तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन फेस या स्क्वायर, दैट इज 1/6 q by एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी एक फेस से कितना हो जाएगा? 1/6 a by एप्सिलॉन। अच्छा, इस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इस a/2 का कोई रोल नहीं है, इवन इन फेसेस का भी, साइड का भी कोई रोल नहीं है। तो सारा रोल किसका है? चार्ज इनक्लोज का। कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है? q। तो आप q चार्ज इनक्लोज हो रहा है पूरी बॉडी में, क्या होगा? q by एप्सिलॉन नॉट। तो यार एक स्क्वायर में कितना होगा? 1/6। क्लियर होना चाहिए, बहुत ही आसान है ये पॉइंट, तो ध्यान से देख सकते हैं। अगला पॉइंट जो है, एक और मैंने क्यूब बनाया हुआ है, इस क्यूब के अंदर मैं क्वेश्चन काफी सारे सेट करता हूं, ध्यान से देखिए। तो इस क्यूब में मैं कुछ क्वेश्चन सेट करता हूं अभी, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं अलग अलग केस दिखाऊंगा आप लोगों को, क्यूब में कैसे फ्लक्स निकाला जाता है अलग अलग केस में। अगर आपसे पूछूं कि अगर क्यू चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, और फ्लक्स बताना है पूरे क्यूब के लिए, तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बता दिया। अगर वन ऑफ द फेस पे पूछूं इसी क्वेश्चन में, वन ऑफ द फेस, वंस अगेन वन ऑफ द फेस क्या है? एक स्क्वायर है। वन ऑफ द फेस क्या है? एक स्क्वायर है, और वन ऑफ द फेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर कितना पार्ट हुआ पूरे क्यूब का? 1/6। 1/6। अगर मैं कहूं वन ऑफ द वर्टिसेस, वन ऑफ द कॉर्नर या वर्टिसेस, तो वन ऑफ द वर्टेक्स पे, वन ऑफ द वर्टेक्स पे
वन ऑफ द वर्टेक्स इज 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 1/8 क्यों होगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 वर्टिसेस हैं, तो 1/8 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर पूछे वन ऑफ द फेस दैट relates with one of the vertex, इसका कैसे निकालोगे, वन ऑफ द फेस पे निकालना है जो कि किसी एक वर्टेक्स से रिलेट करता हो। ध्यान देखो, एक वर्टेक्स पे कितना आया, 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक वर्टेक्स कितने फेसेस से रिलेट कर रहा है, ध्यान से देखो, एक ये और एक ये बैक, यानी कितने, तीन फेसेस से रिलेट कर रहा है। यानी एक सिंगल वर्टेक्स कोई भी देखें तो 3 फेसेस से रिलेट करता है। तो 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जो कि किसी एक वर्टेक्स पे है, उसका 1/3 कर दो तो दैट इज 1/24 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वन ऑफ द वर्टेक्स पे, सॉरी वन ऑफ द फेस पे जो रिलेट कर रहा है किससे, एक वर्टेक्स तक, दैट इज 1/24 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों अगले 3 क्वेश्चन देखें, ये ध्यान से इन 3 क्वेश्चनों को, पिछले 3 क्वेश्चंस में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, अगले 3 ये क्वेश्चंस देखें ध्यान से, तो थोड़ा सा आप लोगों को और फ्लक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं अब मैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट गिवन रीजन, किसी गिवन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ऑब्वियस है आई कैप और जे कैप मतलब एक्स वाई प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है, कह रहा फ्लक्स निकालो थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया गिवन है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। बच्चों वाईजेड प्लेन के पैरेलल अगर कोई बॉडी रखी है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, याद रखना नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब वाईजेड प्लेन के अगर नॉर्मल देखो तो कौन हो गया, एक्स हो गया। ध्यान से देखो, जैसे ये रहा आपके पास, ये एक्स वाई, रैंडमली आप एक्सिस चेंज कर सकते हो। तो अगर वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, ये रहा वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब इसके नॉर्मल बाहर की तरफ अलोंग एक्स एक्सिस, तो एरिया वेक्टर क्या हुआ, एरिया वेक्टर हो गया, एरिया कितना दे रखा है 0.2 और वाईजेड प्लेन इसका मतलब हो गया आई कैप। हमेशा याद रखें एरिया वेक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस और नॉर्मल टू द प्लेन, यानी आप समझो तो इधर की तरफ, ये एक्स की तरफ, एक्स की तरफ, एक्स की डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, ये आप समझे ये बाहर की तरफ एरो है, ये अंदर नहीं जा रहा है, ये बाहर एरो है, ठीक है ना, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एरिया वेक्टर मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 3/5 ई नॉट आई कैप, 4/5 ई नॉट जे कैप। चलिए अब फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट एस, डॉट क्यों, क्योंकि फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट। चलिए 3/5 ई नॉट आई कैप, 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट, अब आपने 0.2 आई कैप, ध्यान से देखें 0.2 आई कैप। अब आई और आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 और डिफरेंट कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो फ्लक्स कितना आया 3/5 ई नॉट इंटू 0.5 सॉरी 0.2 आई डॉट आई 1 आई डॉट जे 0, यानी नेक्स्ट वाला तो वैसे ही 0 होगा, तो फ्लक्स क्या आ गया 3/5। ई नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही ई नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ है ना, और 0.2। अब फाइनली आप यहां से आंसर निकाल सकते हो, यूनिट क्या बनेगा, सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा दैट इज 6 और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दो 1.2/5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आप देखो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब अगर मैं दिखाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो अगला जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, उस पे अब फोकस करते हैं हम लोग, आज हम न्यूमेरिकल पे ही फोकस कर रहे हैं।
ये क्वेश्चन डन हो चुका है। अब क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये क्वेश्चन काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलैरिटी पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आई यानी एक्स एक्सिस पे, और फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, जो भी दे दे वैल्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाईजेड प्लेन के पैरेलल है पहले केस में, और दूसरे केस में वही बॉडी आगे जाके हम पढ़ेंगे तो कुछ और भी है। तो पहले वाईजेड प्लेन के पैरेलल वाला केस सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड, इस बार हम एक स्क्वायर ले रहे हैं, हमने एक स्क्वायर ले लिया वाईजेड प्लेन के पैरेलल। इसका मतलब यार एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर कहां होगा, आई, आई मतलब एक्स एक्सिस, नॉर्मल हमेशा, या ऐसे समझ लो बाहर की तरफ आई कैप है ना, बाहर की तरफ है 3D में। तो चलिए अब लगाते हैं एरिया। सबसे पहले तो एरिया क्या होगा, 20 सेंटीमीटर है ना, ये हो गया इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों क्या है, आई कैप न्यूटन पर कूलम है ना, और ये मीटर स्क्वायर। चलिए फ्लक्स निकालिए, तो E डॉट एस मल्टीप्लाई कर दो यार, I डॉट आई क्या होता है 1, तो दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विद 20 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। बाकी I डॉट आई 1 हो गया, 2 इंटू 10 पावर 3 400 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये आ गया। अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों फ्लक्स। अगर चार्ज पूछता तो चार्ज भी निकाल सकते थे। हाँ अब देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अगला पार्ट इसका। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बोल सकते हैं। If the same square, if the plane makes an angle 30 degree with the x-axis, और दूसरा तरीके से बोल सकते हैं normal makes an angle 30 degree, normal makes an angle 30 degree। दो तरीके से बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो दोनों तरीके से बता देता हूं मैं आप लोगों को, इसको ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग करेंगे एंगल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री के केस को। अब ध्यान दीजिए यार, स्क्वायर है और स्क्वायर का प्लेन के साथ एंगल 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। अच्छा तो नॉर्मल के साथ एक्स एक्सिस का एंगल क्या बनेगा, अगर प्लेन के साथ, अगर सरफेस अगर मान लीजिए ये सरफेस है हमारे पास, एक्स एक्सिस के साथ इसका प्लेन जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल कितना बनाएगा, नॉर्मल ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा। आप फ्लक्स निकालो इस केस में, ध्यान देना, फ्लक्स होगा ES cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ये रहा, थीटा क्या होगा वो कैसे निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 थी, थीटा क्या निकलेगा, प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। दो तरीके से बता रहा हूं मैं इसको आप लोगों को, एक क्योंकि एंगल हमेशा याद रखना, थीटा हमेशा याद रखना नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। किसके किसके बीच में, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये किसके किसके बीच में है, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से रखना याद, ये हो जाएगा cos 90 माइनस 30, कितना cos 60। तो आप इसको सॉल्व करो, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा, ध्यान देना। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान देना क्या आएगा इस केस में। फ्लक्स आ गया 2 इंटू 10 पावर 3 400 10 टू द पावर माइनस 4 और cos 60 यानी हाफ। ये हाफ से आप इसको कैंसिल कर लो और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो इसका मतलब कितना आ गया 40 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसी सवाल को थोड़ा बदल दे बच्चों, इसी सवाल को बदल देते हैं। लिखा हुआ है फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस।
इसको मैं बदलता हूं, द नॉर्मल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब ये सवाल बदल गया, अब इसका आंसर भी बदलेगा। यहां पर पहले क्या था, यहां पहले था प्लेन, अब मैं इसको चेंज करके यहां पे लिख रहा हूं नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, एरिया वेक्टर। और थीटा हमेशा किसके किसके बीच में देखा जाता है, नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस पे है, एक्स, तो एक्स के साथ ही तो बना रहा है। तो ध्यान देना, उसके लिए डायग्राम बना के दिखाता हूं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने जो चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना इसको। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान देना। मैं डायग्राम बना लूं, देखिए बच्चों, y z x या x y z जो भी लिख ले उससे कोई फर्क। अब आपका जो प्लेन है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे इस केस में, बताओ, यही होगा ना नॉर्मल। अब अगर यार स्क्वायर ऐसे होता तो उस पे नॉर्मल या तो ये ड्रॉ करोगे, अगर सपोज करो आपके पास एक बॉडी इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर इस पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो यही तो नॉर्मल होगा। अगर आप बॉडी को ऐसे रखते हो तो ये नॉर्मल होगा, अगर बॉडी को ऐसे रखते हो तो ये नॉर्मल होगा। लेकिन अगर बॉडी को मैं टिल्ट कर दूं तो ये नॉर्मल होगा। तो ध्यान से देखो, बॉडी को टिल्ट किया है तो नॉर्मल चेंज हो जाएगा। अब अगर नॉर्मल ये है या डीएस एन कैप कुछ भी कह लो, तो मेक्स एन एंगल, क्या एंगल बना रहा है ये, एक्स एक्सिस के साथ, क्या बोल रहा है, 30 डिग्री लगा दो। तो नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आई कैप। तो अब फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा, एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, साइड कितना है इसका 20, और कॉस 30 डिग्री। इस बार 30 लेंगे और पिछले वाले में 60 लिया था। तो आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं, कि अगर एंगल विद द नॉर्मल बने तो आप वही एंगल उठा लोगे थीटा। लेकिन अगर एंगल विद द नॉर्मल की बजाय अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए विद द प्लेन, विद द प्लेन, तो आप याद रखना कि उसमें 90 माइनस थीटा कर दोगे। क्लियर है सभी को। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ये नया क्वेश्चन बन जाएगा जहां पर लिखा होगा नॉर्मल, और नहीं तो लिखा होगा, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, प्लेन, और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अगर मैं टोटल देखूं तो ये 6th हो गया, ये 7th हो गया एक तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को अब इसमें ध्यान देते हैं हम लोग। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, cos 30 √3/2 आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो बच्चों याद रखना, विद द नॉर्मल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो वही लोगे थीटा, और अगर विद द प्लेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है एंगल तो 90 माइनस थीटा लोगे, क्योंकि हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल लिया जाता है। किसके साथ लिया जाता है, नॉर्मल के साथ। ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, इसमें आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस पे, यहां भी एक्स एक्सिस पे जाता हुआ दिखेगा। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स और चार्ज पता करो। चलो कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, फ्लक्स पता करते हैं। पहले बॉडी देख लो, बॉडी ये रही, आप ध्यान से देखो बॉडी को, हाँ जी बच्चों ध्यान देना। अब इस बॉडी में ध्यान से देखो, तो आपके पास एक ये एरिया वेक्टर राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, है ना, यानी ये राइट और ये लेफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है एक्स एक्सिस पे। अब बाकी के कंपोनेंट पे फ्लक्स हो जाएगा जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, ध्यान से देखो, नॉर्मल है ये, कैसे नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। इधर बाहर वाले में भी 90 डिग्री। केवल दो ही जगहों पे एंगल या तो जीरो बनेगा नहीं तो 180। तो निकालते हैं फ्लक्स।
राइट प्लस लेफ्ट, राइट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा CX, एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, साइड कितनी है A, cos 0 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ जाओ cos 180। अब सॉल्व करो तो फ्लक्स क्या आएगा, x की वैल्यू याद रखना, पिछले क्लास से में भी, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे, अटेम्प्ट किए थे, तो वहां मैंने यही कहा था कि x अगर वेरिएबल डिस्टेंस है तो दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द ओरिजिन रेफरेंस, ओरिजिन रेफरेंस से वो डिस्टेंस देखा जाएगा। तो ओरिजिन रेफरेंस से ये जो डिस्टेंस है ये भी a है और ये भी a है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ध्यान से देखो तो ये राइट वाला फेस कितना दूर हो गया 2a और लेफ्ट वाला कितना दूर हो गया a, तो लगाओ यहां पर c इंटू में 2a, राइट साइड पे हो गया cos 0 1, यहां से यहां तक ये a है और ये भी a है, तो राइट फेस कितना दूर हुआ a, लेफ्ट फेस सॉरी लेफ्ट फेस a, राइट फेस 2a, तो अब लगाओ चलो c a स्क्वायर cos 180 माइनस 1, तो माइनस 1 पहले ही बाहर कर दिया हमने, तो 2a क्यूब c और c a क्यूब, तो हो जाएगा c a क्यूब न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसी में चार्ज भी पता करना है, तो चार्ज क्या होगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, कैसे फॉर्मूला सबको पता है, तो चलिए चार्ज पता कर लें, फ्लक्स ये दिया हुआ c a क्यूब इंटू में एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका चार्ज पता कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी आए आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा ये क्यूब की बजाय आपको आपको सिलेंडर भी दे सकता है, जैसे आपको अगर सिलेंडर दे दिया तो क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, अगर सिलेंड्रिकल बॉडी दे दिया तो जैसे सपोज करो आपको मैंने कहा कि ये लो आपके पास ये बॉडी है, अब ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मैंने एक्स एक्सिस पे 2x i कैप और यहां से यहां तक 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये साइड आपको कुछ भी दे दिया मैंने। तो बेशक पीछे के लेक्चर्स में ऐसे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी किए हैं बच्चों, ऑरिजिन y x और z, अब आसानी से कर सकते हो। देखो इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा, एक ये और एक ये, अब ये वाले एरिया वेक्टर जो ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों 0 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं, तो बस ये वाला और ये दोनों ही रीजन यानी राइट और लेफ्ट रीजन को ऐड कर दो और ये वाला रीजन तो वैसे ही खत्म हो जाना है, तो आप इसमें भी फ्लक्स निकाल सकते हो। याद रखना x वेरिएबल कहां से लोगे, ओरिजिन से, यानी राइट वाले साइड के लिए x की वैल्यू कितनी होगी देखो 2 और लेफ्ट वाले साइड के लिए 1 और बाकी आपको डिस्टेंस सॉरी रेडियस दिया हुआ है तो एरिया निकल जाएगा पाई r स्क्वायर से, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। ये बच्चों क्वेश्चन जरूर आप लोग ट्राई करें, है ना। बाकी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगले 3 क्वेश्चन आप लोग देखें ध्यान से, क्वेश्चन 7, 8 और 9। पीछे आप लोगों ने 6 क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी आप लोग फ्लक्स से रिलेटेड, ये 3 क्वेश्चन देखे और 1-2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा आखिरी के लास्ट, ध्यान से देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखें, एक स्मॉल मेटल स्फीयर है कैरी कर रहा है प्लस q चार्ज, यहां पर ध्यान से देखें सेंटर पे, अब कह रहा है लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी अ लार्ज अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फेरिकल शेल as shown in the figure, जो दे रखा है आप लोगों को डायग्राम में, यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड P2। बहुत ही आसान है यार, ध्यान से देखो P2 कहां है, P2 जो है मेटल कैविटी के अंदर है। याद रखना किसी भी मेटल कैविटी या स्फेरिकल शेल के मेटल कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि चार्जेस रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो याद रखिए इसके सॉल्यूशन में मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, एट P2 electric field will be 0. Reason, because inside the cavity of metallic shell Q0 ब्रैकेट में लिख रहा हूं, charges always reside ऑन द सरफेस। कहां रिसाइड करते हैं, सरफेस पे रिसाइड करते हैं। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पे क्या होगा 0, मगर P1 पे ध्यान दो, P1 पे ध्यान दो बच्चों, आप P1 के लिए एक पेरिफेरी बना लो।
अब ध्यान से देखो तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनेगा क्या? होगा गॉसियन सरफेस, और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगी? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगी? आउटवर्ड। दोनों क्या हो गए? पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस दोनों हो गए पैरेलल। गॉस लगाओ। एट P1 के लिए क्या होगा? E ds cos 0, चार्ज कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यार डिस्टेंस कितना होगा? लेट कर लो ना यार, यहां तक का डिस्टेंस R1 या R कुछ भी मान लो, P1 तक का R1 या R मान लो, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? E इंटू पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको R1 मान लो। तो आप यहां से आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो इस केस में, जो कि हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। ये आपका आ गया कहां पर? P1 पे। और P2 पे क्या है? 0। आप लोगों को एक बार और बता दूं कि P2 पे 0 क्यों लिखा मैंने? एट 2 पे, एट 1 पे आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एट 2 पे 0 क्यों हुआ? 0 इसलिए हुआ बिकॉज वो मेटालिक स्फेरिकल शेल के बीच में है और वहां पर चार्ज तो रिसाइड करेगा ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे हो गया भाई? तो अंदर चार्ज प्रेजेंट है ना सेंटर पे, तो उससे बाहर जाएंगे आउटसाइड द बॉडी। यानी कि अगर याद करो स्फेरिकल शेल वाला के, तो चार्ज आउटसाइड द बॉडी, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो आप ध्यान से देखो तो ये बॉडी के आउटसाइड पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए P पॉइंट पे, P1 पॉइंट पे आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है कितना? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगले दो क्वेश्चन और कुछ और एक दो क्वेश्चन वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे गलत कर देते हैं, P2 पे कुछ और निकाल देते हैं, लेकिन P2 पे नहीं, ध्यान रखना क्या होगा? 0 होगा। P1 पे क्या होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का जो है उसमें क्या कहा गया है, उसमें आप ध्यान से देखो। उसमें कहा यह गया है कि इफ द चार्ज Q of and mass M is suspended from by the insulated thread connected through a uniformly charged sheet। ये शीट दे रखा है, चार्ज शीट। तो देखिए सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, सॉल्व करता हूं। ये शीट को उठाओ, यहां पर लेके आओ, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, ये जो चार्ज मेटेलिक बॉडी या जो भी बॉडी है Q चार्ज और M मास की, ये भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो ये अवेज आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तभी तो रिपेल करके अवेज आएगा। अब ध्यान दो, इधर टेंशन FBD बनाओ इसका, ये भी थीटा, टेंशन कॉस, टेंशन साइन, चार्ज पॉजिटिव होगा। और एक फोर्स लगेगा Fe। Fe क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द शीट, क्योंकि शीट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना E। और एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द शीट बताया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सभी बच्चों को याद होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस हमने निकाला था। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम T cos थीटा इज इक्वल टू mg। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि T cos थीटा mg देखते हैं, तो अब यहीं से कहते हैं कि भाई आपका जो सिग्मा है उससे रिलेशन निकालना कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां तो इसको ऐसे छोड़ो। अब एक और चीज देखो, T sin थीटा किसके इक्वल होगा? Fe। और Fe किसके बराबर होता है? QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। अब ध्यान दो बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं ना, यार Q तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा जो है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेंशन वेरिएबल है। अगर यार सोचो कि ये शीट से अगर ये सस्पेंडेड बॉडी अगर छोटे एंगल बनाए और बड़ा एंगल बनाए तो टेंशन पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो टेंशन यहाँ वेरिएबल है बच्चों। टेंशन क्या है? वेरिएबल है। तो यू कैन नॉट टेक टेंशन एज अ कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, डिवाइड करोगे तो यार क्या बनेगा? tan थीटा बनेगा क्या? सेकेंड को फर्स्ट से, तो यहां देखो अपॉन mg, तो आप यहां से निकालो तो सिग्मा जो होगा tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख लो ध्यान से देखो, अपॉन mg। तो ये हो जाएगा सिग्मा
और सबको एक साथ लिख लो Q/2 एप्सिलॉन नॉट mg। तो यार Q देखो चार्ज कांस्टेंट है कि नहीं है ना, मास कांस्टेंट है, G कांस्टेंट यस, एप्सिलॉन नॉट यस, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। दिस विल बी द आंसर कि सिग्मा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, tan थीटा के। क्लियर होगा बच्चों, याद रखें ये साइन के साथ मत कर देना, कई बच्चे कर देते हैं अरे यार साइन दिख रहा है तो आंसर थोड़ी ना हो गया वो, क्योंकि टेंशन तो वेरिएबल होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ 9th क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूं, फिर एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन फिर खत्म करते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छा इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर ले बच्चों। अब जो क्वेश्चन है इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि हमारे पास एक स्फीयर है और एक रिंग है, स्फीयर और रिंग है। ध्यान से देखिए, क्यू चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट किया एक रिंग पे जिसका रेडियस है r, और एक स्फीयर है जिसका रेडियस भी क्या है, r ही है। और इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो स्फीयर की पेरिफेरी है, देखो ध्यान से, स्फीयर की पेरिफेरी रिंग के सेंटर पे है और रिंग की पेरिफेरी स्फीयर के सेंटर पे है। तो ये जो शेडेड रीजन है यहां फ्लक्स क्या है, अरे यार बहुत सिंपल, ध्यान दो, ये रिंग और ये स्फीयर, ये आपका स्फीयर है, ये आपका रिंग है। बच्चों याद रखना ये बहुत ही सिंपल एक थ्योरम होता है जो आपने बहुत छोटी क्लासेस में सर्कल्स वगैरह में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। तो दो रिंग अगर दो सर्कुलर रीजन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इन सच अ मैनर दैट देयर सेंटर्स एंड पेरिफेरी कोइंसाइड्स, देन इन दैट केस द एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट, यहां जो एंगल बनते हैं बच्चों, दिस एंगल, दिस इज एक्चुअली एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल जो बनता है ना ये 60 डिग्री होता है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो कंप्लीटली देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितना डिग्री हुआ, ये 120 डिग्री का एंगल हुआ। और पूरे रिंग पे अगर मैं पूरे रिंग की बात करूं तो पूरे रिंग पे ध्यान से देखो तो एंगल बनता है 360, जिसका पार्टिसिपेशन यहां देखो तो कितना हुआ 120। तो देयरफॉर फ्लक्स क्या हुआ, अगर पूरे रिंग पे पूरे स्फीयर पे देखो तो कितना हो जाएगा Q/ε नॉट, यार सिंपल सा है, तो पूरे 360 पे है वो, तो 120 डिग्री पे कितना हुआ 120/360 Q/ε नॉट। जैसे आप लोगों को मैंने क्यूब में अगर बताया कि एक फेस पे निकालना है तो 1/6 हुआ था, क्योंकि एक स्क्वायर 1/6 पार्ट है क्यूब का, है कि नहीं है। वैसे ही अगर मैं देखूं तो यहां पूरे 360 पे अगर फॉर 360 डिग्री फ्लक्स अगर Q/ε नॉट है, Q/ε नॉट है, तो बच्चों 120 डिग्री पार्ट पे कितना होगा 1/3, दैट विल बी द आंसर, ये 1/3 आंसर होगा इसका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद एक दो और पॉइंट दिखाता हूं, लास्ट फाइनल, ध्यान दीजिएगा जल्दी से। अब मैं लेता हूं एक केस, जैसे ये 3 अलग अलग शीट है, एक ये शीट है, अब ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y इज इक्वल टू a, ये है y इज इक्वल टू 3a, और ये है y इज इक्वल टू 2a। आप लोगों को एक पॉइंट P दे दिया मैंने यहां पर, और मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहां पर इस P पॉइंट पे, तो कैसे निकालोगे, और वो भी वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालो एट P पे, एट कहां पर P पे। बहुत सिंपल है यार, कौन सा एक्सिस पे बात कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सबसे पहले, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का फील्ड कहां होगा आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आउटवर्ड। इसको शीट 1 कह दूं, इसको 2, इसको 3, तो शीट 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड गया, इधर भी क्या होगा आउटवर्ड 1 के थ्रू। 2 को देखो नेगेटिव है, 2 क्या है नेगेटिव है, इसके थ्रू क्या आएगा इनवर्ड, इधर भी क्या आएगा इनवर्ड। नेमिंग कर दे रहा हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो कोई, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्या है, फिर से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आउटवर्ड, फिर से आउटवर्ड,
थर्ड देखो, फिर इधर भी थर्ड, ध्यान से देखो बच्चों। अब आप पी पॉइंट को रेफरेंस मानो, पी पॉइंट पे जहां निकालना है हमने, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। पी पॉइंट पे अगर मैं शीट 1 के लिए देखूं, शीट 1 के लिए, तो यार शीट 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो यार ऊपर आउटवर्ड है तो नीचे भी आउटवर्ड होगा, तो ये जो पी पॉइंट है इस शीट से डाउनवर्ड लाई कर रहा है या अपवर्ड लाई कर रहा है? ध्यान से देखो, इस शीट से नीचे लाई कर रहा है, ऊपर नीचे। तो अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है यानी नेगेटिव डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वाई डैश नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। एक शीट से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पे देख रहा हूं, एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये वैल्यू अलग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो यहाँ 2 सिग्मा है ना, तो वो यहाँ 2 सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ध्यान देना, तो यहाँ पर सिग्मा जो भी वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग करोगे, यहाँ पर सिग्मा है, ध्यान देना। लेकिन आप ध्यान से देखो, पी पॉइंट इस शीट से नीचे ऊपर है, नीचे है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी जो कि नेगेटिव वाई की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव जे कैप। नेगेटिव जे कैप क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, पी पॉइंट क्योंकि इस शीट से नीचे है। अच्छा इस वाले शीट से भी पी पॉइंट नीचे है ऊपर है? नीचे है ना, नीचे है। अब लेकिन इनवर्ट डायरेक्शन है, तो ये इनवर्ट डायरेक्शन पी पॉइंट के रेफरेंस में ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर। ऊपर मतलब पॉजिटिव वाई। तो ध्यान देना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डेंसिटी 2 सिग्मा है। अच्छा ये माइनस साइन यहां कंसीडर नहीं करोगे, डायरेक्शन देखना है आपने, तो प्लस जे कैप। ये माइनस साइन यहां मत लगा देना, डायरेक्शन देखना है। क्या देखना है? डायरेक्शन। और प्लस आखिरी लास्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका देखो क्या होगा, पी पॉइंट इससे ऊपर है नीचे है? पी पॉइंट इससे ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। और डायरेक्शन देखो ऊपर के लिए, आउटवर्ड पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव जे। तो फाइनली पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, आप इसको सॉल्व करोगे ध्यान से, कितना आ जाएगा? ये देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2, ये कट गया ना यार, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जे कैप, ये आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे मान लो आपको मैं कह दूं, एक और छोटा सा पॉइंट उठा लूं, कह दूं कि यार एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर चार्ज है क्यू, तो बताओ फ्लक्स क्या है? कोई भी बता देगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये है हेमिस्फीयर, अब इस पे फ्लक्स क्या होगा? इसका पार्ट देखो ना, ये कितना है? हाफ है यार, हाफ है। तो देयरफॉर हेमिस्फीयर पे देखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां क्या हो जाएगा? 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस तरीके से फ्लक्स और फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल आते रहेंगे बच्चों अलग अलग टॉपिक पे। मैं अलग से लेक्चर न्यूमेरिकल के लिए भी बनाता रहूंगा, और जैसा कि मैंने कहा था एचसी वर्मा से भी क्वेश्चन लूंगा, और नीट के लिए और जेई के लिए भी लेक्चर आते जाएंगे फटाफट। और क्लास 11th के भी लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं 20 तारीख से। अपने जूनियर्स को जरूर बताएं बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें बच्चों, और इन लेक्चर्स को जरूर ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।